थोड़े कम। लेकिन फोकस करते हैं एक बड़ी खबर पर, और समझाया जा रहा है कि जो हिंदुस्तानी कंपनियां अपने विदेशी प्रमोटर्स को रॉयल्टी देती है, उस रॉयल्टी की लिमिट पर किसी न किसी तरह की लगाम लग सकती है। मैं बताऊं आपको कि 2009 तक इस तरह की जो रॉयल्टी दी जाती थी उस पर लिमिट थी कि आप मैक्सिमम कितनी रॉयल्टी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद 2009 के बाद इस तरह की लिमिट हटा दी गई। और उसके बाद हमने देखा कुछ एक केसेस ऐसे सामने आए जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिनके पेरेंट है यूनिलीवर, उन्होंने रॉयल्टी बढ़ाने की कोशिश की। अंबुजा एसीसी के केस में होलसिम ने रॉयल्टी बढ़ाने की कोशिश की। ऐसा कई और मामले छोटी कंपनियों के केसेस में भी आए हैं। अब ऐसा समझा जा रहा है कि चूंकि हमारा रुपया कमज़ोर है, डॉलर्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो डॉलर्स की डिमांड को कम करने के लिए सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि रॉयल्टी की पेमेंट पर किसी न किसी तरह की लिमिट लगाई जाए। इन सारे मामलों पर बड़ी पैनी नज़र रखने वाले EY जैसी दिग्गज कंसल्टिंग फर्म के पार्टनर अश्विन पारिक साहब हमारे साथ है स्टूडियो में इस वक्त। पारिक साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहला सवाल ये कि इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि क्या रॉयल्टी की पेमेंट पर लिमिट होनी चाहिए या नहीं, या कितनी होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो कंपनियां रॉयल्टी चार्ज कर रही है वो पेरेंट कंपनियां हैं या प्रमोटर कंपनियां हैं। अगर आप प्रमोटर हैं, पेरेंट कंपनी है, तो जाहिर सी बात है आपने जो इक्विटी खरीदी उस पर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और आपकी सब्सिडरी हिंदुस्तानी कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो आपकी वेल्थ क्रिएशन हो रही है। तब भी, उसके बाद भी रॉयल्टी क्यों देनी चाहिए? देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। जहां तक एक इन्वेस्टर है, वो दो किस्म का इन्वेस्टर हो सकता है इंडियन इक्विटी या इंडियन बिजनेस के अंदर। एक तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो सकता है या फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है। जहां तक फाइनेंशियल इन्वेस्टर का सवाल है, कोई मतलब रॉयल्टी वगैरह का कोई संबंध यहाँ पे नहीं है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स में जहां उनके ब्रांड्स हम यूज करते हैं या जहां उनके नो हाउ यूज करते हैं, तो उसमें हमें एक चीज तो स्वीकारनी पड़ेगी कि जहां हम लोग अगर रिसर्च के अंदर, नए इनोवेशंस के अंदर अगर पैसा नहीं लगा सकते, आप अगर इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो बाहर की कंट्रीज़ों के हिसाब से बहुत कम है। अगर उन लोग पैसा लगाते हैं और उसके बाद भी एक सक्सेसफुल नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो उसको दूसरे मार्केट्स में ले जाने के लिए उनको रॉयल्टी की ज़रूरत रहती है। फंडिंग रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उनको R&D के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। तो एक तो ये मुद्दा हुआ कि जैसे एक बहस करी जा सकती है कि कितना उसका एक्सटेंट हो सकता है, कोई पाबंदी होनी चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए। 2009 के पहले तक में इसकी पाबंदी थी और बहुत इसके ऊपर चर्चा चली थी। फिर एक एक्सेप्ट किया गया था ये पोजीशन कि अगर हम लोगों को ग्लोबल मार्केट से चलना है, अगर हम लोगों को मतलब ऐसे एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब मटेरियल बनानी है, तो सर्विस क्वालिटी हमारी शेयर सर्विसेज की, BPO की वगैरह की, तो हमें नए इनोवेशन यहाँ लाने के लिए रॉयल्टी पे करना ज़रूरी है। और उस वक्त पे तो हमने लिमिट्स भी हटा दी थी। अब वापस जब लिमिट लाने की सवाल है, मतलब जहाँ तक बात हो रही है, तो मेरा खाली इतना ही है कि रॉयल्टी अपने आप में एक मतलब दी जाए ना दी जाए, एक अपने अपने एक अलग से सब्जेक्ट है। एक बार इसका होने के बाद में जो रिवर्सल आप कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टर के ऊपर जो मानसिक जो असर होता है, सेंटिमेंटल जो असर होता है, वो काफ़ी नेगेटिव होता है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर कर लूँ। गए हफ्ते में, 2 हफ्तों में मैंने US और लंदन में, UK में इन्वेस्टर से बहुत सारी मीटिंग्स करी थी, इनके व्यूज़ देखने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या बता रहे हैं, बाकी के इन्वेस्टमेंट में क्या बता रहे हैं। एक ही मुद्दा सामने आया, इन लोग बता रहे हैं कि इंडिया में पॉलिसी रिवर्सल्स बहुत होते हैं। इसी के हिसाब से जो उनका सेंटिमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर नए प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही बन गया आपका। इस तरह के फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं। लेकिन पारिक साहब, कुछ एक केसेस, इनफैक्ट कुछ एक क्या, मैं स्पेसिफिकली आपको बताता हूँ, होलसिम वाले केस में, अंबुजा और ACC में जो उन्होंने रॉयल्टी बढ़ाने का डिसीजन लिया, अब न तो वो होलसिम की ब्रांड यहाँ यूज़ करते हैं, न ही कोई ऐसा टेक्निकल नो हाउ आ रहा है। इनफैक्ट जब से होलसिम ने अंबुजा को अक्वायर किया है, उसके बाद तो लगातार उनके रेशियोज, बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो उल्टा नो हाउ आने के बजाय एफिशिएंसी कम हो रही है। ऐसी सिचुएशन में कोई अगर फॉरेन प्रमोटर या पेरेंट कंपनी रॉयल्टी बढ़ाने की बात करे तो कितनी जायज़ है? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। जहाँ तक रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, रूल्स को एक्सेप्शन से आप मतलब ज़्यादा करके ना देखें। रूल्स अपने आप में रूल्स हैं। एक बार हम स्वीकार करते हैं कि हमें अगर नो हाउ की ज़रूरत है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में आगे चल के भी हमें नो हाउ की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए एरियाज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो पहला मुद्दा ये कि अगर हम लोग रेगुलेशन या रूल के हिसाब से, पॉलिसी के तहत ये तय करते हैं कि रॉयल्टी की आवश्यकता, तो एक बात हुई। जहाँ मिसयूज़ का सवाल है, देखिए आप ये बार बार मतलब एक ब्लैक शिप के हिसाब से आप सारे के सारे सबको पनिश करने जा रहे हैं। तो ये मुद्दा बार बार इंडिया में उठता है। दूसरा, मैंने एक चीज़ और देखा है कि जहाँ तक रिवर्सल्स का, पॉलिसी का सवाल है, पॉलिसी को एक प्रोग्रेसिव रूप में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है।
पर एक एडवर्स रूप में, एक नेगेटिव रूप में लाने के लिए बहुत जल्दी कम टाइम लगता है किसी भी एक्सक्यूज के ऊपर। आप जब पुरानी डेट से नहीं लगाने की बात कर रहे हैं, चलिए मान लिया, तो ऐसे में अगर रॉयल्टी पेमेंट पर लिमिट करनी है और सरकार चाहती है आगे की डेट से करे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें भी एक ज़रूरत ये है कि अच्छा सा कम्युनिकेशन बने। अगर आप सब्जेक्ट को पूरे हिसाब से देखें, जैसे अगर 2 महीने पहले अगर हम लोग देखेंगे कि बजट के प्रपोजल के अंदर इसके ऊपर टैक्स लाया गया, लिमिट तो तब तक थी नहीं पर टैक्स लाया गया। अब डबल वैमी हो गई बात। तो दो तरह से आप बात कर रहे हैं, एक तरह से टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप रॉयल्टी बढ़ा रहे हैं। एक पॉलिसी के तहत से तय करो पहले, और उसी पहले पॉलिसी पे अब मैं ये जहां देख रहा हूं, बिकॉज रुपया वीक कर गया है, डॉलर स्ट्रेंथन, अब डॉलर स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, हमें मतलब करेंसी का इनफ्लो का सिचुएशन देखना है, तो हम छोटे छोटे मेजर्स इतने सारे कर रहे हैं। ये छोटे मेजर्स हैं, ज्यादा कुछ होगा नहीं, ज्यादा होता नहीं है, पर उसके हिसाब से सेंटिमेंट्स को एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो कदम उठाए जाते हैं इससे कई और जो बड़े इन्वेस्टमेंट आ सकती है भारत में, उस पर ब्रेक लग सकता है? जरूर। देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो सेंटिमेंट होता है, सबसे पहले आदमी सोचता है कि जिस मार्केट में उसको पैसा लगाना है उस मार्केट में वो जाए कि नहीं, उसके बाद में वो कंपनीज देखता है, उसके बाद में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। हमें ये तय करना है कि अगर कल जाके हमारी बाकी और चीज़ों को छोड़ के भी करेंसी की पोजीशन को भी इंप्रूव करना है अगर, तो हमें कैपिटल इन्फ्लोस चाहिए ही चाहिए जी। अगर हमें कैपिटल इन्फ्लोस चाहिए तो बहुत सारे एनवायरनमेंट जो ज़रूरी है कैपिटल इन्फ्लो के लिए वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो पॉलिसी के तहत आप तय कीजिए। जी। पारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबी से आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर ये बताने के लिए। तो अश्विन पारिक साहब ये मानते हैं कि आप रॉयल्टी पर लिमिट करना चाहें आगे के समय से करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो किसी भी विदेशी प्रोमोटर या फिर विदेशी निवेशक को ये बात पसंद नहीं आएगी। और सरकार लगातार जो पिछले दिनों से, पिछली डेट से, पिछले सालों से नियमों में परिवर्तन करती है, वो दिक्कत की बात है। लेकिन इस बीच ये बात सही है कि रॉयल्टी पेमेंट पर एक लिमिट लगाने का मामला फिर से जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। लेंगे एक छोटा